दोस्तों आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव। तो देखिए सॉल्यूशन का कुछ महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव है, क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हेनरी लॉ, कॉलगेटिक प्रॉपर्टीज, अनुसंख्यक गुणधर्म, उसके कितने गुण हैं उसके बारे में, और विसरण प्रासरण में क्या अंतर होता है। ये तो तीनों क्वेश्चन एग्ज़ाम के व्यू से बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। हेनरी लॉ, हेनरी लॉ, हेनरी लॉ, हेनरी नियम। कह रहा है हेनरी नियम कि नियत ताप पर गैसों का विलयता दाब के समानुपाती होती है। कह रहा नियत ताप पर गैसों का विलयता दाब के समानुपाती होता है। मतलब गैस मतलब नियत ताप पर गैसों का विलयता मतलब है समानुपाती। ये समानुपाती का चिन्ह है, ये जो है समानुपाती का चिन्ह है। पी प्रेशर मतलब दाब के समानुपाती है। तो देखिए यहाँ पे एस सोलवेंट बराबर क्या हुआ, समानुपाती को के एच मान लिए। क्या मान लिए? के एच। जो के एच क्या है तो हेनरी कांस्टेंट है। क्या है के एच? हेनरी कांस्टेंट है। और पी प्रेशर तो पहले से ही था। एस बराबर क्या है? गैसों का विलयता, सॉल्वेंट ऑफ गैस, और पी प्रेशर दाब। क्लियर है। और कह रहा है अब यदि विलयन में मोल अंश को हेनरी नियम के अनुरूप प्रदर्शित करनी हो, मतलब कि यदि विलयन में मोल अंश को हेनरी नियम के अनुसार प्रदर्शित करना हो तो इसका परिभाषा क्या होगा। इसको याद रखिए या नहीं रखिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन वो याद रखना चाहिए ऊपर में। ठीक है, तो इसको भी देख लीजिए। कह रहा है नियत ताप पर गैसों का आंशिक दाब मोल अंश के समानुपाती होता है। क्लियर है। लेकिन ये आपको याद रखना है कि नियत ताप पर गैसों का विलयता दाब के समानुपाती होता है, हेनरी नियम कहलाता है। क्लियर है हेनरी नियम? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। इसको आपको लिख देना है, वहाँ पे परिभाषा लिख के ये लिख देना है। क्लियर है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है दूसरा नंबर देख लीजिए क्वेश्चन। कॉलगेटिक प्रॉपर्टीज, अनुसंख्यक गुणधर्म। क्वेश्चन में पूछेगा कि अनुसंख्यक गुणधर्म क्या है, इसके कितने गुणधर्म होते हैं या कितने गुण होते हैं, किसी एक गुण का वर्णन करें। क्लियर है। तो देखिए अनुसंख्यक गुणधर्म वैसा गुणधर्म जो विलयन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करती है। वैसा गुणधर्म जो विलयन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है उसे अनुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुसंख्यक। वैसा गुणधर्म जो विलयन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है वो अनुसंख्यक गुणधर्म कहलाता है। ये विलय और विलायक के प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। ये जो अनुसंख्यक गुणधर्म है वह विलय विलायक पर निर्भर नहीं करता है। तो क्या चीज़ पर भैया निर्भर करता है? तो कणों की संख्या पर निर्भर करता है। क्या चीज़ पर निर्भर करता है? कणों की संख्या पर निर्भर करता है। ये ऑब्जेक्टिव में भी आते हैं कि अनुसंख्यक गुणधर्म किस पे निर्भर करता है? अणु पर, विलय पर, विलायक पर, कणों की संख्या पर। तो क्या हो जाएगा? कणों की संख्या पर। क्लियर है। अब कह रहा है अनुसंख्यक गुणधर्म को 4 वर्गों में बांटा गया है। कितना वर्गों में बांटा गया है? 4 वर्गों में बांटा गया है। तो देख लेते हैं। पहला है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है। दूसरा है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। चौथा है ओस्मेटिक प्रेशर। तो पहला हम देखेंगे, पहला जो कि 5 नंबर में पूछता है, देख लीजिए। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, अपेक्षिक अवनमन का वाष्प दाब। क्या है? अपेक्षिक यहाँ लिखा हुआ देखिए, अपेक्षित अवनमन का वाष्प दाब। इसका परिभाषा में क्या है देख लीजिए। अवाष्पशील विलय से, अवाष्पशील विलय से बने विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब
से कम होती है, अर्थात अवाष्पशील विलय को विलायक में मिलाने पर उनके वाष्प में कमी होती है। राउल्ट के अनुसार ये लिखना बहुत ही जरूरी है कि अवाष्पशील विलय से बने विलयन का वाष्प विलायक के मोल अंश के समानुपाती होता है। अवाष्पशील विलय से बने विलयन का वाष्प विलायक के मोल अंश के समानुपाती होता है। अब यहीं से इसका एप्लीकेशन स्टार्ट होता है। 5 नंबर का क्वेश्चन ये है, ठीक है। देखिए इसका एप्लीकेशन लिखा हुआ है PS समानुपाती X का। PS मतलब क्या? विलायक का वाष्प समानुपाती मोल अंश के। मोल अंश मैंने पहले वीडियो में बताया था कि मोल अंश को क्या चीज़ से सूचित किया जाता है, तो X से सूचित किया जाता है, मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाज। तो अब देखिए PS बराबर हो गया PO इंटू X। तो अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया कि PS बराबर PO इंटू X। अब PO के इधर ले आएंगे तो इधर गुना में X से गुना कर रहा है तो इधर आगे क्या करेगा, भाग करेगा। तो PS बटे PO बराबर X। अब X बराबर फार्मूला बताए थे कि विलय की कणों की संख्या बटे कुल कणों की संख्या के अनुपात को हम मोल अंश कहते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लेकिन कह रहा है क्या, विलायक के मोल अंश के समानुपाती होता है। और यहाँ पे देखिए विलायक का बात कर रहा है, तो विलायक ऊपर में रहेगा और नीचे में पूरा रहेगा टोटल। क्लियर है? तो चलिए विलायक का बात हो रहा है इसीलिए यहाँ पे हम विलायक दिए, न तो विलय होता। क्लियर है ना? चलिए तो देखिए यहाँ पे उसके बाद X के जगह पे N बट्टे स्मॉल n प्लस कैपिटल N। अब देखिए दोनों तरफ 1 घटा दिया। क्या किया? 1 घटा दिए। काटना होगा तो काट देंगे, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो उन दोनों में घटा दिए। अब आगे देख लेते हैं आगे एप्लीकेशन क्या है। 1 घटाने के बाद देखिए एप्लीकेशन किया गया, दोनों का भिन्न का घटाव किया गया, ठीक है। यहाँ देख लीजिए 1 माइनस PS बट्टा PO बराबर था 1 माइनस N बट्टे N प्लस N। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब देखिए यह PO माइनस PS बट्टे PO बराबर N प्लस N माइनस कैपिटल N बट्टे N प्लस N। क्लियर है? वही बात यहाँ पर लिखा हुआ है, कोई डाउट नहीं। चलिए गुड। उसके बाद देखिए ये वही रखा गया सेम, और ये N घट के क्या, N कट के क्या हो गया, स्मॉल n बटे स्मॉल n प्लस कैपिटल N, ठीक है। अब यहाँ पे माना जाता है, क्या किया जाता है, मान लिया जाता है, मान लिए कि माना कि WA ग्राम विलय जिसका आणविक द्रव्यमान MA है, क्या है, MA है, जिसे WB ग्राम विलायक में घोला जाता है जिसका आणविक द्रव्यमान क्या है, MB है। तो राउल्ट के अनुसार क्या आया है, PO माइनस PS बट्टे PO बराबर N प्लस स्मॉल n प्लस कैपिटल N आया है। ये राउल्ट के अनुसार ऊपर में आया था ना, वही है, राउल्ट के अनुसार ही आया था। अब कह रहा है विलयन अति तनु है। जब अति तनु रहता है तो जो स्मॉल n होता है वह 1 से क्या होता है, बहुत छोटा हो जाता है। क्लियर है? विलयन में तो स्मॉल n हट जाता है, तो स्मॉल हट गया तो देखिए PO माइनस PS बटे PO स्मॉल n प्लस बटे कैपिटल N। अब बराबर यही जो था वो लिख दिए, और स्मॉल n के जगह स्मॉल n का विलय का द्रव्यमान और यहाँ पे कैपिटल N का, तब पे कैपिटल N का मोल अंश, सारा चीज़ दे दिया गया। अब ऊपर में देख लीजिए, अब सबको गुना भाग किया गया तो क्या प्राप्त हो गया, यहाँ तक प्राप्त हो गया। अब देखिए अब सबको यही क्या किया गया, एप्लीकेशन कर दिया गया है कि यहाँ पे देखिए MA गुने WB ये दोनों को क्या किया गया, नीचे वाला था तो इसको इधर ले आया गया, ठीक है, MA गुने WB। क्लियर है? तो बच गया। और ये क्या क्या कोना कोनी सीधा गुना किया गया, समझ में आया, कोना कोनी गुना किया गया तो ये आ गया, प्राप्त हो गया, ठीक है। अब MA रहा, अब बाकी बात सबको इधर, तो इधर गुना कराए तो सब इधर आके क्या करेगा, भाग करेगा,
क्लियर है। तो Ma बराबर हो गया, अब सबको अलग कर दिया गया था, PO और P वाला सबको एक साथ, और WA MB जो भी हो उसको एक साथ, यही प्राप्त हो गया। ठीक, क्लियर है। यहाँ तक कर दीजिएगा, 5 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विसरण प्रासरण में क्या अंतर है? विसरण प्रासरण में क्या अंतर है लिखना है। विसरण का पहला पॉइंट देखिए, इसमें अर्ध पारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है और इसमें होता है। मतलब कि विसरण में जो होता है अर्ध पारगम्य, मतलब आधा कोई भी चीज़ पार कर जाए झिल्ली से, वो चीज़ नहीं होता है, और ये परासरण में होता है। दूसरा है पॉइंट, ये उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करता है। विसरण जो होता है उच्च ऊपर से नीचे की ओर गमन करता है, और परासरण में नीचे से ऊपर की ओर गमन करता है। क्लियर है। तीसरा पॉइंट है, इनमें विलय और विलायक दोनों के अणु भाग लेते हैं। मतलब विलय और विलायक दोनों के अणु भाग लेते हैं, किसमें? विसरण में। और परासरण में ऐसा नहीं होता, सिर्फ विलायक के अणु भाग लेते हैं। चौथा पॉइंट देख लीजिए, ये गैस और द्रव दोनों की अवस्था में संपन्न होती है, लेकिन ये द्रव अवस्था में संपन्न होता है। क्लियर है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।